हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अच्छा 10th का मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो कि अपनी संजीव डेस्क वर्क का है। और इसमें अपन देखो आपको इसको मॉडल टेस्ट सेकंड को कराने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अपने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसमें क्या है कि आपको 3 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, उनका वेटेज है 36 नंबर का आपका। 36 मार्क्स का आपका उसमें वेटेज है, ठीक है? इस वेटेज के अंतर्गत 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है आपका रिक्त स्थान वाला। जैसे आपको पहला तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आपको इस दिखाई दे रहा है, ये आएगा आपका प्रश्न नंबर 1 का, यानी कि खंड 1 में पहला जो क्वेश्चन है, उसके उप क्वेश्चन हैं ये आपके, जो कि आपके 1 से स्टार्ट होकर के और ये 18 तक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एक-एक नंबर। तो 18 क्वेश्चन तो आपके इस तरीके से हो गए, एक-एक नंबर के 18 मार्क्स के हो गए, ठीक है? इसके बाद में अपन दूसरे टाइप में आते हैं, तो वे आता है आपका जो रिक्त स्थान वाले हैं, रिक्त रिक्त स्थान वालों का आता है। तो रिक्त स्थान वाले आएँगे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन एक-एक नंबर के सीधे सॉल्व होने वाले आएँगे, जिनको अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कहते हैं अपन। बहुत छोटे होंगे और सीधा उनका आंसर 1-2 लाइन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो आपका क्या आ रहा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ठीक है? जो अपरिमेय संख्या है, वे आपने सीखा होगा कि P बटे Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपन को बस केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में ये देखना है कि इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है? देखो 3 है, ये तो आपको सीधा नज़र आ ही रहा है, तो परिमेय है ही। इसको तो अपन काट देंगे, ये तो है ही नहीं अपने। व्यय देखो, व्यय वाला पार्ट है उसका है आपका 2.232425, ठीक है? तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो 2.232425 सब अलग-अलग आ रहे हैं। तो और आगे भी आपका कंटीन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये कैसा है, एक तो ये अशांत है, शांत ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, ठीक है? अशांत हो गया। दूसरा है ये आवृत्ति नहीं है, क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ रिपीटिशन नहीं हो रही। देखो 23, 24, 25 हमेशा चेंज हो रहा है। तो जब चेंज होता है तब अपन क्या कहेंगे कि ये आवृत्ति नहीं है। तो आवृत्ति नहीं है तो क्या बोलते हैं? या तो आवृत्ति नहीं है ये बोल दो या कहेंगे आप अनावृत्ति है। क्या है? अनावृत्ति। तो सीधा आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि ये वह आपका क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अशांत है और अनावृत्ति है। राइट? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो यदि दो परिमेय संख्याओं के एचसीएफ यानी कि एचसीएफ और एलसीएम जो दोनों हैं, इसमें क्या है कि दोनों समान होने चाहिए। ये केवल एक ही कंडीशन में संभव है। कब है? जब दोनों संख्याएं आपकी इक्वल हो। जैसे 3 है, तो 3 का देखो एचसीएफ भी क्या आएगा? 3 आएगा और एलसीएम भी क्या आएगा? 3 आएगा। तब संभव है जब आपकी दोनों संख्याएँ समान हों, राइट? तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर इज़ बी। आंसर क्या होगा? बी। तीसरा क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद बहुपद का आप अगर समझें कि ऐसे कि बड़ी क्लास में इसको समझेंगे, लेकिन अभी तो सीधा समझो कि बहुपद में जब शून्यकों की संख्या ग्राफ से याद करते हैं, तो ग्राफ में एक सीधा देखना है कि इधर वाला जो अक्ष होता है वह एक्स अक्ष होता है, इधर वाला होता है जो वाई अक्ष होता है, ठीक है? इधर एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष। अब हमको क्या देखना है, यदि पी एक्स के रूप में दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि एक्स अक्ष को
कोई रेखा कितनी बार टच कर रही है, या क्या कहोगे, या फिर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, या क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जितनी बार स्पर्श करेगी, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, उसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे बताओ, उतने ही उसके शून्यकों की संख्या हो। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि ये तो इसके समांतर है। समांतर कब होता है, पैरेलल कब होता है, कि ये एक्स अक्ष को कभी भी नहीं काटेगी। जब काटेगी नहीं तो आंसर इज जीरो। तो आंसर क्या आया बताओ, जीरो। तो आंसर कहाँ है आपका, ये रहता है। ओके, ठीक है समझ में। अब देखो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक जो रूप होता है, वे क्या होता है, देखो a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका क्या मानते हैं, इसको व्यापक रूप मानते हैं। क्या मानते हैं, व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप मांगते हैं, तो अपन इसमें से जो आपको समीकरण दे रखे हैं, उनको अपन क्या करेंगे, मानक रूप में बदलेंगे। उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, देखो कोई हल नहीं है। यह कंडीशन कब आती है आपके, यह कंडीशन आती है जब आपका a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। ये आपने याद किया होगा कि ये कंडीशन है ना, ये कब बनती है, ये जब बनती है जब ये वाली स्थिति हो। ये स्थिति अगर बन गई तो आप क्या कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो मानक रूप अपना ये था, तो यहाँ एक की जगह a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल कर लो C1 के। ठीक है, अब देखो मैं इसको फॉर्म में बदलता हूँ, देखो थोड़ा इसमें जगह कम होगी लेकिन कोशिश करते हैं। देखो 3x जो है अपना 3x, तो ठीक है, y प्लस 1 ये एक समीकरण है। इसको क्या करो आप, सारे जो हैं इधर वाले उनको इस पक्ष में स्थानांतरण कर दो। ठीक है, इस पक्ष में लाओगे तो सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखो 3x तो अपने पास था ही, 3x और माइनस वाई -1 बराबर 0। तो ये फॉर्म आपकी किस रूप में हुई, देखो ये फॉर्म हो गई है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ से आप क्या याद कर सकते हो, यहाँ से आप याद कर सकते हो कि a1 का मान कितना है, a1 का मान है आपका 3, b1 का मान कितना है बताओ, b1 का मान आएगा -1, क्योंकि +1 है और इधर क्या है -1, तो क्या आएगा -1। उधर C1 का मान कितना आएगा बताओ, -1। तो A1 का मान ज्ञात कर लिया, B1 का मान ज्ञात कर लिया, और C1 का मान ज्ञात। अब देखो दूसरा जो समीकरण था उसको भी इसी फॉर्म में बदल लो, ये मिटा देता हूँ ना, आप स्टॉप करके इसको लिख लेना। अब देखो दूसरा है आपका 2k -1, ये तो x के रूप में है, गुणांक है x का, प्लस y। अब जो उधर वाला रूप है देखो क्या है, 2k प्लस 1। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, इन सब सभी को इस पक्ष में स्थानांतरण कर देंगे और व्यापक रूप में लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या होगा देखो 2k -1, ये तो हो गया x के गुणांक के रूप में, प्लस y, और ये अगर मैं पूरा उठा के लाऊं तो देख क्या हो जाएगा, -2k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, A2, B2 और C2 का मान। तो यहाँ देखो A2 का मान, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, दिखेगा नहीं। A2 A2 का मान कितना आ गया, 2k -1। B2 का मान कितना आ गया, 1। और C2 का मान कितना आएगा बताओ, C2 का मान आ गया आपका -k 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म आपके आ गई। अब देखो सीधा हमें क्या था कि इस जो है
इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो ये वाली स्थिति बनेगी। सीधा आप क्या कर दो, A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के। तो सीधा क्या करोगे, A1 का मान कितना है 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर है माइनस 1 बटे 1 के। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका इस तरह वज्र गुणा कर लो। क्या करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करोगे तो कैसे होगा, देखो 2 के का तो माइनस है। देखो अगर मैं इधर करूं तो 2 माइनस का अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 के हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 के। अब सबको एक पक्ष में ले लो, के को एक पक्ष में ले लो, बाकी को -2 के बराबर क्या हो जाएगा 3, इधर के जाएगा तो -1 -2 के बराबर 2, के का मान -1। इस तरीके से निकालना है। मैं तो थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो सीधा आप इसको इसमें जमाते और सीधा आप आंसर लेके आ जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना हो तो लिख लेना, आराम से स्टॉप करके थोड़ा कर लेना। आया ना समझ में? ठीक है, अब देखो इसका आंसर कितना आया था, -1। कितना आया था, -1। तो आया क्या कहीं ऑप्शन? बिल्कुल है। क्या है बताओ, -1। तो आंसर इज -1। अब अगला देखो, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में मतलब है कि एक पद से दूसरे पद में जो अंतर आएगा वे कैसा आएगा, समान आएगा। यानी कि एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरे पद में से पहला घटाओगे तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर तीसरे में से दूसरे घटाने पर आए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यही समांतर श्रेणी है, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहला है, जैसे पहला पद दे रखा है 4, तो पहले पद को क्या लिखते हैं अपन, a बराबर 4, और जो अंतर आता है वे सार्व अंतर होता है। क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब है कि दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा, यानी कि उससे जस्ट पहले वाला घटाना है। कोई सा भी पद ले लो, उस पहला वाला आप घटाओगे तो आपको सार्व अंतर आएगा। ठीक है, डी का मान अगर आप निकालोगे, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। अब देखो 10 में से, यानी कि मैं दूसरे में से पहला वाला घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो यही अपना अंतर है। क्या आएगा बताओ, आंसर इज बी। यानी कि आप पूछ क्या रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है। आंसर इज बी, यानी कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। अब देखो समांतर श्रेणी दूसरी वाली है, उसका भी ए का मान दे रखा है आपको -3। ठीक है, दे रखा है ना। दूसरा पद दे रखा है -1। तो मैं जब डी का मान निकालूंगा तो पहले पद तो से तो निकलेगा नहीं, तो क्या करना है, दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाना है। तो ये इस वाले पद में से ये वाला घटा दोगे। आया ना समझ में? सीधा क्या करोगे, -1/2 में से -1/2 में से आप माइनस करोगे कितना, पहला वाला पद। पहला पद ऑलरेडी माइनस में है तो कोष्टक में लिख देना। तो अंतर क्या आएगा, देखो -1/2, माइनस माइनस का जब कोष्टक के अंदर होता है तो कोष्टक का अंदर माना जाता है गुना। तो गुना करोगे तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस। प्लस के अब देखो सीधा है, आपको लघुत्तम ले लो 2, तो क्या आया, -1 + 6। तो क्या आ जाएगा, 5/2। आया सीधा समझ में? तो आपका डी का मान भी आपको मिल गया। डी का मान कितना मिल गया बताओ, 5/2। डी का मान कितना मिल गया, 5/2। अब देखो 11वां पद, इसका सीधा है टी, यानी कि टर्म कौन सी है, 11वीं। तो टी बराबर 11, इसका फॉर्मूला होता है आपको, यदि मैं एन टर्म की बात करूं तो क्या होगा, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, ए का मान कितना था अपने, -3।
n का मतलब 11वां पद। टर्म कौन-सी ज्ञात करनी है? 11वीं, तो 11 माइनस 1, d का मान कितना है? 5/, कर लो अब सॉल्व आराम से। क्या आएगा देखो, माइनस के 3 हो गए, इधर 10 हो गए, 10 का गुना करना है 5/2 से, तो होगा 2, 5, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3 प्लस के 25, प्लस के कितने बच जाएंगे अपने पास? 22। तो आंसर इज, आया समझ में? बिल्कुल बहुत इजी है। अब समझ समझ के करोगे तो आराम से ये हो जाता है। चलो, आंसर इज 22। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति, आकृति आपको ये दे रखी है। आकृति कौन सी दे रखी है? ये वाली। इस आकृति में दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो, दी गई आकृति में डीई जो है, ये वाली जो है डीई, ये पैरेलल है, समांतर है बीसी के। तो एक प्रमेय चलती है अपने, थैलस प्रमेय भी बोलते हैं उसको, और उसको एक नाम और है उसका, संतुलन का, यानी कि समानुपात संतुलन वाला चलता है। तो उसमें देखो क्या कहती है वे कहती है कि कोई त्रिभुज है अपना, उस त्रिभुज की एक भुजा के, कोई सी भी एक भुजा ले लो, मान लो इसके अंदर ली थी आपने ये वाली भुजा, ठीक है। इस भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को कम से कम एक बिंदु पर काटे। ज्यादा पर तो काटेगी नहीं, समांतर होगी नहीं तो क्या होगा, तब तो काम ही नहीं होगा। तो समांतर है तो वे कहीं न कहीं एक एक बिंदु पर काटेगी। तो जिस बिंदु पर काटती है, देखो एक बिंदु डी पर काटा, एक बिंदु ई, यदि काटती है तो तो क्या होता है देखो, तो होता है आपका ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, दोनों कैसे हैं? समानानुपात में होंगे। सेम ही एई, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी उसी अनुपात में होगा। इसको समानुपात वाला प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखो आप, थैलस प्रमेय बोलते हैं एग्जैक्ट तो इसको। अब थैलस प्रमेय के अनुसार देखो, यदि उसने कह दिया कि डीई पैरेलल है किसके, बताओ? बीसी के। ओके, तब क्या कह रहा है वे, तब इससे अपन क्या निकालेंगे? हमने समझा कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई इस चित्र में, तो हम समझेंगे सीधा है कि अपन को पता है कि एडी का जो अनुपात होगा किसके साथ, किसी भी के साथ, अब हमको दे के रखा है एडी और डीबी टुकड़े दे रखे, ठीक है। एडी बराबर, सॉरी, एडी का जो अनुपात है वह डीबी के बराबर होगा, या बीडी कह लो या डीबी कह लो, एक ही बात। ये उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में एई अनुपात ईसी होगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ईसी का मान ज्ञात करना है। तो इधर ईसी का मान हमको ज्ञात करना है। बस मान रखना है। एडी का मान कितना है बताओ? एडी का मान है 1.5, डीबी का मान कितना है? 3, बराबर होने चाहिए। एई का मान कितना है? 2, और ईसी का मान हमको ज्ञात करना है। ईसी का मान जब ज्ञात करोगे तो वज्र गुणा कर लो, तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करोगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ इसको पॉइंट को ही हटा लो, सीधा खत्म हो जाएगा। पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? देखो, ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, बराबर 2/ईसी। ठीक है। अब वज्र गुना कर दो, या तो यहाँ 15 दूना 30, 2 से कट गया। ईसी बराबर हो जाएगा, ईसी बराबर हो जाएगा 2 का गुना 4 सेंटीमीटर का। पैरामीटर सेम लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, आपको सीधा मिल ही जाएगा। जैसे ही बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना है? पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। तो आंसर कितना है बताओ? ये आप लिख लेना आराम से, पोज करके लिख सकते हो। तो आंसर इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है कि जिसके कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। जैसो मान लो ये है, तो जहां ये पॉइंट है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटते हैं, वे अपना मूल बिंदु। क्यों होता है? क्योंकि वहां आपके
एक्स अक्ष का मान भी 0 मिलता है और वाई अक्ष का मान भी 0 मिलता है। इसलिए इसका मान क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो ये तो आप समझते ही होंगे कि इसमें पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। अब देखो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात आपको करनी है। मान लो मूल बिंदु ये था, कोई बिंदु P है, हमको नहीं पता उसका क्या कोऑर्डिनेट है, बस सीधा है, कौन से पक्ष में आएगा ये भी नहीं पता। ये उसके कोऑर्डिनेट हैं। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट आप जानते ही हो 0, 0। यदि ये कोऑर्डिनेट भी नहीं देता, यदि ये कोऑर्डिनेट नहीं देता और आपसे बोल देता कि मूल बिंदु, तो आपको सोचना है कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स अक्ष भी 0 होता है और वाई अक्ष भी 0 होता है। ठीक है? तब देखो इसका एक सीधा फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ दोनों का अंतर x2 माइनस x1 का अंतर का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है? कैसे होगा? क्या आपने सीखा ही होगा। सीधा है, अब आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, -3 को आप क्या करोगे? इधर रख कर लेते हैं, चलो देखो इस तरीके से। ये देखो, इसको अगर मैं 2 मानूँ, तो इसको 1 मान लेना, ठीक है? तो x2 का मतलब हो जाएगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y, y का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर लो। माइनस है तो सीधा हो जाएगी, ये तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25, इसका आंसर कितना आएगा बताओ 5। ठीक है, तो इस जो रेखा है इसका आंसर कितना आएगा बताओ 5। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ कमेंट में बता सकते हो, और यहाँ आपको आंसर इज 5। ठीक है, अब देखो दिया गए समकोण त्रिभुज में साइन बी का मतलब देखो, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें साइन बी यानी कि ये वाला जो बी है, इसको अगर इसके समकक्ष अगर हम लंब देखें, कर्ण देखें और आधार देखें, देखो जिस पर वे बैठा है, बी किस पर बैठा है, इस वाले जिस पर वे बैठा रहता है, वे तो होता है आधार। भाई कहीं भी आप बैठोगे तो आधार तो चाहिए ना, तो ये क्या होगा अपना आधार। और जस्ट आधार कर्ण आप होगा ही, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, ये आपको सबको पता ही है। बाकी क्या बचा, और जो कोण है उसके जस्ट सामने वाला होता है लंब। क्या होता है लंब। तो समझ गए ना, तो ये हो जाएगा लंब। अब इनको हमको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, आधार को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं एल और कर्ण को बोलते हैं। तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है वे सीधा सिंपल होता है लाल बटे कट। लाल यानी कि एल ए एल, कक्का का मतलब के ए। लाल बटे कक्का का मतलब है कि ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा आधार, कर्ण आधार, सॉरी लंब और आधार। इनको हम क्या बोलते हैं सीधा सीधा, लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का से एक बार समझ लो, फिर हम बार बार नहीं समझाऊंगा, सीधा क्वेश्चन ही। लंब, ये क्या होता है देखो, ये होता है अपना साइन थीटा, साइन, ये क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है tan। इनका उल्टा करते हैं, साइन का क्या होता है कोसेक, और कॉस का क्या होता है सेक, tan का क्या होता है कॉट। ये उल्टे होते हैं। अब इसमें तो हमको सीधा सीधा है कि साइन बी का मान ज्ञात करना है। साइन बी का मतलब होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन पी बराबर क्या होगा, देखो यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे के लिए क्या होगा बताओ, 3 होगा या 4 होगा, पहले ही डिसाइड कर लिया था। कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3 बटा आंसर होगा, जो कि किस में बैठा हुआ है सी में, आंसर इज सी। ठीक है, आ रहा है ना समझ, बिल्कुल इसी वे में करेंगे और आगे भी इसी तरीके से बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट है अपना 10th क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। अब एक कोई खंबा है, ठीक है? चलो मैं बना ही देता हूँ, ये खंबा हो गया। ये कोई खंबा खड़ा है, ठीक है? खंबे की ऊँचाई के बराबर ही उसको परछाई है ना उसकी खंबे की ऊँचाई के बराबर। मान लो इधर कोई सूरज है, तो उसकी परछाई इधर आएगी, इधर भी सेम आ रही है आपकी। यहाँ से अगर उन्नयन देखोगे तो ये अपना को ज्ञात कर, ठीक है? सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो मान लो मैं ये थीटा मान लेता हूँ, ये भी एल है, मान लो क्या है आपका, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो 1 मान किसके लिए आता है अपना? पहली बात तो ये देखो बनेगा क्या? टैन बनेगा। क्या बनेगा? टैन लंब बटे आधार। देखो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? टैन थीटा। तो टैन के लिए 1 का मान कब आता है? टैन थीटा बराबर 1 कब आता है? जब थीटा का मान कितना हो अपना 45। सारणी देखी होगी ना? किसी क्लास में आपको सारणी भी एकदम याद करा देंगे आपको, बिल्कुल एक-एक पॉइंट से, तो कभी भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है? तो आंसर कितना आएगा अपना ए। एम है तो क्या होगा आपका 10 होगा, 10 है तो आपका देखो नेक्स्ट है यदि 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, यदि 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श हो सकती है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी बेटा, ये स्पर्श रेखा की पूछ रहा होगा कि उसकी कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं यदि 2 वृत्त हैं आपके। चलो देखो, इधर लेते हैं, इधर नीचे लेते हैं। ये कह रहा है कि आपके 2 वृत्त हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है? स्पर्श कर रहे हैं। अब देखो इसमें स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हो? कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँगी, वे आप खुद बताओ। स्पर्श रेखा का मतलब है आपका कि दोनों को टच होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब है कि इसको भी टच करे और इस वाले को भी टच करे। यानी कि इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, तब तो माना जाएगा उभयनिष्ठ है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो कैसे होगा बताओ? कौन-सा क्वेश्चन था आपका? हाँ, 11th 11th वाला था। ठीक है, तो बताओ उभयनिष्ठ रेखा कैसे खींची जाएगी? देखो, आपको खींच के बता देता हूँ। एक तो इधर से खींच सकते हो जो इधर स्पर्श कर जाएगी, एक इधर से खींच सकते हो। देखो, अगर मैं ब्लैक से खींचूँ तो एक स्पर्श रेखा तो ये खिंच जाएगी आपकी, एक स्पर्श रेखा आपकी ये खिंच जाएगी, एक आप देखो ये खिंच सकती है सीधी, दोनों को करेगी ना उभयनिष्ठ। तो इसकी कितनी और तो नहीं खींचेंगी बेटा, और नहीं खींच सकते अपन, है ना? तो इसका आंसर कितना होगा अपना 3। स्पर्श रेखा का मतलब है कि उसकी जो बाउंड्री है उसको टच करे, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ की कह रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब है एक ही रेखा होनी चाहिए और दोनों को टच करे, तो उभयनिष्ठ होगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है। चलो इसमें ही बता देता हूँ। ये कोई आपको दे रखा है वृत्त। P से एक वृत्त पर स्पर्श कोई बिंदु दे रखा है पॉइंट P। इससे आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, यानी कि ये आपको ये जो पॉइंट ये जो पॉइंट आएगा ये मान लो ये पॉइंट P है। ये स्पर्श रेखा थी और ये वाली, ये स्पर्श रेखा है। इस तरीके से आप इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर देना है। अब देखो, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये आपको 24 दे रखी है और P के केंद्र से दूरी दे रखी है, यानी कि जो केंद्र है और P के बीच ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो, इसमें एक आपको चलता है कि बिंदु स्पर्श वाला बिंदु होगा और त्रिज्या। स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है, वे हमेशा 90 डिग्री का।
कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जब बनता है तो उसमें आपके पाइथागोरस प्रमेय बनती है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन-सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। यदि मैं इसको इस तरीके से लूँ, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और इधर आपका एक लंब हो जाएगा और एक आपका आधार हो। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार का स्क्वायर, आधार यानी कि ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। तो आपको 2 चीज़ आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो हमें क्या याद करना है? मान लो मैं इसको ए मानता हूँ, तो ए याद करना है। तो ए याद करोगे तो कैसे करोगे? देखो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट सॉरी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब ए मान ज्ञात करोगे तो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। सीधा पे रख दो। के का मान कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। ये 25 है, 25 का स्क्वायर कर दो, यहाँ माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझना है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय है जिसका मान क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय है, वे बोलता है कि अगर ए स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? देखो 25 का स्क्वायर करना है तो 625, ये तो याद होगा, नहीं होता है तो 25 इंटू 25 कर लो और इसका मान आता है 476। अब जब इनको कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या आएगा आपका? 40 49 जब आएगा तो उसके ऊपर आपको अंडर रूट लगाना है। 49 का क्या आएगा आपका? ए का मान 7। तो आपको दे रखा है क्या ए का मान? दे रखा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा। तो आंसर इज 7। अब नेक्स्ट देख लो। चलो, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जब ज्ञात करनी होती है, देखो 2 चीजें होती हैं। एक तो चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हो और एक आप कर रहे हो त्रिज्याखंड। 2 चीजें होती हैं। समझना थोड़ा, इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। एक होता है आपका चाप की लंबाई, एक आपके त्रिज्याखंड। चाप की लंबाई भी परिमाप होगी और त्रिज्याखंड के परिमाप में भी क्या-क्या अंतर होता है, वे देख लें। चाप जो होता है, वे सीधा है आपका जो वृत्त है, उसका एक हिस्सा है। यानी कि वृत्त का जो परिधि है, उसका कुछ टुकड़ा है। एक तो ये होता है। त्रिज्याखंड में क्या होता है? त्रिज्याखंड का मतलब है कि 2 त्रिज्याएँ और चाप। त्रिज्याखंड क्या होता है? देखो, त्रिज्या जो खंड होता है, त्रिज्या खंड में क्या होता है? एक तो चाप होना चाहिए और 2 त्रिज्या होनी चाहिए। तो त्रिज्या और चाप के मिलकर के जो बनता है, वे त्रिज्याखंड। ठीक है? और चाप का तो क्या है कि सीधा है, जो वृत्त की जो परिधि है, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, आया समझ में? अब हमको क्या याद करना है? त्रिज्याखंड के संगत चाप, केवल चाप की लंबाई पूछी है, त्रिज्याखंड की हमें परिमाप नहीं पूछा। तो जब नहीं पूछा तो क्या होता है? उसका मान होता है सीधा, आपका सूत्र होता है थीटा बटे 360। अगर इसमें आप ज्ञात कर रहे हो चाप ही चाप की लंबाई, तो क्या करोगे? सीधा चाप की लंबाई यानी कि टोटल जो परिधि है, उसका थीटा वाला भाग ही याद करना। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये आपको सीधा दे रखा है कि कहीं देखो, थीटा 360 2 पाई आर। थीटा 360 2 पाई आर, ये आपका सीधा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आर त्रिज्या के गोले का आयतन। गोले का आयतन सीधा याद कर रखा होगा आपने, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आया समझ में? अब देखो घन के एक पृष्ठ, घन और घनाभ में अंतर देखो। घन जो होता है वे अपना, उसके 6 जो भाग होते हैं, 6 जो आपकी क्या बोलते हैं पृष्ठ होते हैं, वे क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं।
एक तो वर्ग होता है, एक आयत होता है। जो वर्ग हैं 6 फलक तो वे तो होता है आपका घन, घन तो होता है वर्ग से मिलकर बना होता है। घनाभ जो होता है वे मिलकर बना होता है आपके आयत से। ठीक है, किससे बना होता है? आयत से। तो घन किससे बनते हैं? बनेगा वर्ग से, घनाभ किससे बनेगा? आयत से। आया समझ में? तो ये घन और घनाभ जो हैं, ये आपके वर्ग और आयत से मिलकर के बने। अब घन का एक पृष्ठ परिमाप, घन का क्या होता है? पृष्ठ वर्ग। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको, वर्ग का परिमाप दे रखा है 28। वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब है कि आप जो ये वर्ग है, इसमें आपने क्या किया, यहाँ से चालू किया चलना और यूँ चल के वापस आ गए, तो ये कुल दूरी कितनी तय की, ये आपका परिमाप। तो आपको पता है कि जो वर्ग है उसके चारों मतलब समान होती हैं चारों भुजाएँ, चारों भुजाएँ समान होंगी तो एक भुजा आप ज्ञात कर लो, 4 गुना भुजा बराबर 28, तो भुजा कितनी आएगी बताओ? 7। 4 28 में आप क्या कर लोगे? ए 28 में आप 4 का भाग दे लोगे, 7 तो उसकी भुजा आ गई। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है? भुजा की घात q, भुजा की घात q। तो भुजा की घात q यानी कि 7 का गुना 7 गुना 7 कितना आएगा? 343। ये 343 जब आयतन होता है तो वर्ग क्यू आता है। वर्ग कब आता है? क्षेत्रफल में। और क्यू कब आता है? घात 3 कब आती है? आयतन। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो, अब आपका है ये वाला क्वेश्चन, 2 4 2 0 7 3 4 8 1 का माध्यक ज्ञात करना। इसके लिए सीधा सीरियल से जमा लो इनको, और 0 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा बताओ? 7 8, बस मिडिल वाला पहुंचना है आपको। 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बचा क्या? 3। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3। आंसर क्या आएगा आपका? 3। आंसर क्या आएगा आपका? 3 आया ना? बीच में से बस इसको आरोही अवरोही किसी भी क्रम में जमा लो और बीच वाला आपको याद करना है। आंसर इज 3। अब देखो माध्यिका जो होती है ना, वे देखो बहुलक जो होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देखा होगा शायद, कि सीधा है आपका, देखो 3 जो बहुलक होते हैं, 3 बहुलक बराबर होना चाहिए। ये मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, 1 मिनट तो देख के बता देता हूँ। सॉरी। चलो ये बाद में कर लेंगे, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको देख के। इसमें क्या होता है कि 3 बहुलक जो होते हैं, वे होते हैं आपके 2, तो आपके 2 प्लस कुछ ऐसा होता है ये, है ना? थोड़ा वो उल्टा-सीधा हो गया इसलिए ये थोड़ा। नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता का मतलब होता है, देखो जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है कि आपकी जो किसी घटना की होने की संभावना 100% होती है। मैं कह रहा हूँ ये काम होगा, वे 100% होगा। तो 100% का मतलब है उसका 1, 1 से ज़्यादा तो संभावना हो ही नहीं सकती। ये काम होगा, होगा ऐसे तो बोलते हैं 200% नहीं होता। घटना की होने की संभावना 100% ही होती है, तो वे 1 आएगा। अब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो यहाँ 2/3 है, तो 3 से ये कम है, तो ये 1 से भी कम होगा।
यहाँ देखो इसका मान कितना आ गया 1/5 जो कि 1 से ज़्यादा है। किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। बाकी तो सब 1 से छोटे हैं देखो, ठीक है ना? इस तरीके से। ये आपके अब आपके 18 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? अब आपको 1 से 4 6 तक के जो क्वेश्चन हैं वे भी एक-एक नंबर के ही हैं। उसमें भी आपको ये हल करने हैं। देखो द्विघात समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 के मूल समान हैं। यदि k का मान क्या होगा? देखो मूल समान कब होते हैं? बताओ। मूल समान जब होते हैं जब वे दोनों जो पैरेलल होनी चाहिए। दोनों संख्याएँ आपकी क्या होनी चाहिए? पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या निकालते हैं हम? a1 बटे a2 बराबर होनी चाहिए b1 बटे सीधा है। ठीक है, इससे ही आपको सीधा आपको आंसर आ जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, पता चले कि हो ही नहीं रही। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 40 मिनट की हो गई। इस तरीके से 2 टुकड़ों में अपन इसको कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो और कर लेते हैं अभी। चलो, तो ये आपका होना चाहिए, समांतर कब होनी चाहिए आपकी कि A1 और A2 का मान क्या आना चाहिए? k का मान पूछ रहा है ये तो सीधा ही, द्विघात समीकरण में k का मान पूछ रहा है तो ये क्या होता है अपना? k का मान कैसे निकालोगे देखो? A1 का मान कितना है देखो यहाँ 2, B1 का मान कितना है? k, C1 का मान कितना है? 2। इस तरीके से अपन इसको निकाल लेंगे, ठीक है? मूल समान हैं। मूल समान की कंडीशन क्या होती है आपकी देखो? मूल समान कब आते हैं आपके? बताओ? मूल समान जब आएँगे आपकी जब आप पे वे द्विघात में जो समीकरण है वे आपका क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। ठीक है, चलो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, बाकी कल ही करते हैं। ठीक है, तो कल वापस से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, टाइम भी कम। ठीक है, दोस्तों आपको यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो कल ज़रूर बताएँ और सॉल्यूशन के लिए हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ अच्छा आया हो, तो चैनल को लाइक एवं ज़रूर